Now we have the next chapter, that is the art of Muslim women's entrepreneurship. सबसे पहले तो इसमें जो समझने वाला वर्ड है that is entrepreneurship. Entrepreneurship क्या होता है? मे भी किसी ने सुना हो, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने ये चीज नहीं सुनी होती। एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब होता है कि जब भी कोई इंसान अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, खुद से कुछ करता है, खुद सा कोई काम, यानी एक तो होती है कि आप जॉब कर रहे हो, यानी कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी दुकान पे जॉब, शॉप पे जॉब कर रहे हो, कहीं जो भी आप जॉब करते हो, एक तो वो चीज होती है। एक और चीज होती है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, वो आता है, वो बिजनेस भी कह सकते हैं आप उसको, स्टार्टअप भी छोटा सा कह सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कुछ लोग होती हैं, कुछ आंटी होती है जो क्या करती है, कपड़े सीती हैं लोगों के, वो उनका एंटरप्रेन्योरशिप है। खुद सीती है ना, अपनी मशीनें खुद सीती है, खुद वो करके, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है। फिर आपके पास इसी तरीके से लड़कियां जो है आजकल वो ज्वेलरीज बना के सेल करती हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है, किसी और के लिए काम नहीं कर रही, वो खुद बना रही है, खुद के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो यानी कोई भी ऐसा काम जो आप खुद के लिए करो, जिससे आपको पैसा मिले और वो आप खुद करो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुस्लिम विमेन की एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात हुई है कि जो मुसलमान औरतें हैं वो किस किस तरीके की बिजनेसेस उनके हैं, किस किस तरह के स्टार्टअप से, हम इसको अब इस चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, now let's start. When I think about women in business, I always go back to the Muslim leader Hazrat Khadija. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा किसने है, इसको भी देखते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई किसने लिखा है, और ये चैप्टर कहाँ से लिखा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, तो ये आपके पास ज़ैनब आबदी एक फीमेल आर्टिस्ट है, फीमेल यू कैन से कि राइटर है। ज़ैनब आबदी ने लिखा है द आर्ट ऑफ मुस्लिम विमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, so when I think about women in business, I always go back to the Muslim leader हज़रत खदीजा। हज़रत खदीजा को सब लोग जानते हैं, कौन थी वो? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो हज़रत सल्लम की फर्स्ट वाइफ थी, उनकी पहली ज़ौजा थी। और वो जो क्या करती थी, अगर किसी ने स्टोरी सुनी हो, बचपन की स्टोरीज अगर सुनी हो उन्होंने इस्लाम के बारे में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो ये पता होगा कि हज़रत खदीजा जो थी वो बहुत बड़ी जो है वो बिजनेस वुमेन थी। वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी और बहुत मानी जानी बिजनेस वुमेन थी मक्का के अंदर, और सब लोग बड़ा उनको जानते थे। ठीक है, सो शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज वेल एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हु कंट्रोल्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरावान ट्रेड्स इन हर टाइम। क्या करती थी? जो ट्रेड वाला बिजनेस होता है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो उस बिजनेस की मालिक थी, मतलब वो बिजनेस चला देती हूँ। ठीक है, और बहुत मानी जानी एक बिजनेस वुमेन थी। अच्छा, ये चीज़ हमें बल्कि हमें क्या बता रही है, यहाँ से एक और चीज़ हमें जो है ना वो हो रही है, ज़ाहिर होती है कि हमें लगता है कि जैसे अब का ज़माना जो है, अब जो है वो फीमेल, और अब जो है वो औरतें जो है वो अब काम पे निकलने लगी हैं, और अब अपने लिए अब मॉडर्न ज़माने में के अंदर वो काम करती हैं, बिजनेस करती हैं। ऐसा नहीं है, हज़रत वसल्लम का ज़माना कितना पुराना ज़माना है, तब भी जो है वो हज़रत खदीजा जो है वो एक बिजनेस वुमेन थी, वो काम करती थी, वो बिजनेस चलाती थी अपना पूरा। तो यानी कि इसमें ऐसा कोई वो नहीं कि इस्लाम में औरतों को जो है वो कोई काम करने की इजाज़त नहीं है या वो कुछ काम नहीं कर सकती। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट की अपनी वाइफ जो है वो बिजनेस वुमेन थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है हमें यहाँ से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं।
हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 से 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ही वॉज नॉलेजेबल, उनके पास काफ़ी नॉलेज थी, रिस्पेक्टेड, बहुत इज्जत की थी, एंड बिजनेस सेवी और बहुत ज़बरदस्त बिजनेस वुमेन थी, ठीक है, यानी बिजनेस की एक बिजनेस का बादशाह नहीं होता, वो इस तरह की औरत थी। ओके। Although there were many obstacles for women business owners during that time, although का मतलब कि हालांकि ऐसा था कि there were many obstacles, obstacles किसको बोलते हैं? obstacles हम बोलते हैं रुकावटें, ठीक है, रुकावटें, या यू कैन से कि कोई ब्लॉकेज हो, कोई चीज़ जो आपको रोक रही होती है, ठीक है, रुकावटें, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि उस ज़माने में काफ़ी जो है वो बिज़नेस वुमेन ओनर के लिए काफ़ी रुकावटें थी, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स थे। बट हज़रत खदीजा शोज़ अस दैट अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सस्टेनेंस इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के एग्ज़ाम्पल से हमें नज़र आता है कि अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल किसको कहते हैं? फाइनेंस कहते हैं पैसे को, ठीक है? तो पैसों की इंडिपेंडेंस यानी कि जो आपकी जो पैसे हैं, पैसे आपके पास होना, वो उसकी इंडिपेंडेंस, यानी कि आप किसी और पे डिपेंड ना करें, आपके अपने पैसा आपने खुद कमाए हो, आपके ज़ाती पैसे हो। जैसे अक्सर होता है ना कि आप तो अपने बाबा के पैसे होते हैं आपके पास, या भाई के होते हैं, या जब शादी हो जाती है तो फिर शौहर के पैसे होते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अपने पैसे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना और सेल्फ सस्टेनेंस का मतलब है खुद मुख्तारी, यानी कि वो खुद अपने लिए सारा कुछ करने वाली और खातून बनना हमारे लिए एक रियल पॉसिबिलिटी है। मतलब हम रियली असली में, असली ज़िंदगी में भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। सिर्फ ड्रामों में, फिल्मों में हम नहीं देखते, हमें हमारे लिए रियल में भी पॉसिबल है। और ये हमें किसने दिखाया? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिखाया, ठीक है। ओके, टुडे मुस्लिम women all around the world are starting their own business. We know that. We see it at Carmel Mall, where many of these women are not considered legitimate business owners, but they bring their own business acumen, ambitions, and successes that we can learn from. ठीक है? अच्छा, अब आपके पास जो ये है, क्या कहते हैं, अब वो क्या उन्होंने बात की कि आजकल के ज़माने में जो मुस्लिम विमेन है, वो क्या है कि वो पूरी दुनिया में अपने जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं, अपने जो क्या कहते हैं बिज़नेसेस स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। अब उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी कैरमल मॉल की, ये एक बेसिकली एक जगह है। तो ये जैसे खातून, ये जो राइटर है जिस जगह की होंगी, तो वहाँ उन्होंने ये चीज़ देखी होगी, तो वो ये चीज़ उसको जो है ना वो आपको एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दी है कि अब वहाँ पे अगर देखेंगे बहुत सारी औरतों को वहाँ पे लाइक जायज़ तौर पे उनको बिज़नेस वुमेन नहीं कहा जाता या बिज़नेस ओनर नहीं कहा जाता। उनको ऐसे कहते हैं कि काम करने वाली, हालाँकि वो खुद अपनी जो है वो काफ़ी चीज़ें लेके आती हैं और अपनी चीज़ें सेल आउट करती हैं और अपनी खुद ही ओन करती हैं उस सबको, ठीक है? अच्छा, अब कह रहे हैं कि बट मतलब उनको लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज़, ठीक है? यानी उनको कोई जायज़ बिज़नेस ओनर का करार नहीं दिया जाता, उनको नहीं बोला जाता कि अच्छा ये तो बिज़नेस है। कोई मर्द बिज़नेस कर रहा हो तो वो बड़े फ़ख्र से बोलता है ना कि मैं, हमारा बेटा बिज़नेस कर रहा है, कि मैं बिज़नेस करता हूँ।
तो वो होता है कि वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर वुमेन ऐसा कोई काम करती हैं, औरतें ऐसा कोई काम, तो उसको ऐसा कोई नहीं बोलता कि बिजनेस करते हैं, बस वो कहते हैं कि घर में चीजें बना के बेचती है या इस तरह करती है, उस तरह करती है, ठीक है। बट इवन दो ऐसा उनको ओहदा नहीं मिला हुआ, बट स्टिल दे ब्रिंग देयर ओन बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन का मतलब बिजनेस की जहानत, एक्यूमेन को बोलते हैं इंटेलिजेंस या जहानत, ठीक है। कि वो बिजनेस की जो जहानत यानी जो बिजनेस की स्किल्स वगैरह होती हैं, और एम्बिशंस यानी कि अपने गोल्स, अपनी जो है वो उनकी जो भी अचीवमेंट की जो उनकी ख्वाब होते हैं वो, एंड सक्सेसेस, और अपनी कामयाबियां वो लेकर आती हैं जिससे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर उनको कोई इज्जत या नहीं मिल रही है, उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही तो वो रुक जा रही है, वो रुकती नहीं है, वो फिर भी स्ट्राइव करती है, आगे बढ़ती रहती है। As female entrepreneurship grows, it's important to appreciate their achievements of our own community in business ownership, financial independence and beyond. अच्छा, अब जैसे जैसे वुमेन की इंटरप्रेन्योरशिप, फीमेल इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, फीमेल जो है वो बिजनेसेस में आ रही है, तो इसी तरह उस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी भी एप्रिसिएशन वगैरह हम करें, उनकी एप्रिसिएशन की जाए ताकि वो और ज़्यादा ग्रो करे, कोई उनको स्टॉप ना करे, कोई रोके ना उन, ठीक है। अच्छा, सिंस आई वॉज वेरी यंग, अब ये राइटर कह रही है कि सिंस आई वॉज वेरी यंग आई ड्रीम्ड ऑफ ओनिंग माई ओन बिजनेस। कह रही है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मैं ख्वाब था कि मैं अपना खुद ज़ाती बिजनेस जो है वो मैं खोलूंगी, ठीक है। वॉचिंग सो मैनी सोमाली वुमेन बैक होम इन येमेन एंड इन यूएस स्टार्ट बिजनेस एंड सक्सीड मोटिवेटेड मी टू कंसिडर स्टार्टिंग माई ओन, बट क्वेश्चन वॉज हाउ। अच्छा, अब वो कह रही है कि वॉचिंग सो मैनी सोमाली वुमेन, सोमाली एक इलाका है जहाँ की औरतें होती हैं, तो वो यमन के अंदर वो औरतें जो हैं वो यमन में और यूएस में अपने जो है वो बिजनेसेस वगैरह करती थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान में शायद हमें अब नज़र आने लगा है, लेकिन पुराने दौर में दूसरे मुल्कों में, दूसरे ममालिक में, तो जैसे यूएस है, अमेरिका वगैरह है, और यमन है, और सऊदी अरेबिया, वहाँ पे जो है वहाँ पे तो औरतें बहुत टाइम पहले से काम करती हैं, ठीक है। तो उनको देख के जो है वो ये जो राइटर है ज़ैनब, इसका भी जो है वो दिल किया कि मैं भी अपना स्टार्ट करूं, लेकिन उसको ये क्वेश्चन आया कि लेकिन मैं स्टार्ट करूं तो मैं कैसे करूं। हमारे भी जहन में आता है कि भाई अगर मैं करूं तो कैसे, हमारे सबके जहन में आते हैं, क्या आते हैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि भाई बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, पैसा आप कहाँ से लाओ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकती। हालांकि दिस इज नॉट द राइट वे। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि फिर कैसे करें। अच्छा, I was so excited to plan and host one of Reviving Sisterhood's economic empowerment events for Muslim women where the topic was how to start a business. अब इन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्राम होस्ट किया, यानी एक प्रोग्राम किया, जैसे सेमिनार होते हैं या कोई वर्कशॉप होती है, कोई प्रोग्राम होती है, किसके बारे में था वो? रिवाइविंग सिस्टरहुड्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। रिवाइव करने का मतलब होते है उजागर करना, जगाना, कोई सोई हुई चीज होती है ना, उसको जगाना है। क्या जगाना? सिस्टरहुड, सिस्टरहुड यानी औरतों का या अ, बहनों का, बहनों के लिए एक प्रोग्राम किया जिसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक कहते हैं, इकोनॉमी भी पैसे को कहते हैं, ठीक है। फाइनेंस, इकोनॉमी, ये सारे पैसों की लैंग्वेज है। तो वो पैसों के अंदर यानी इकोनॉमी के पैसे कमाने की एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट यानी उनको मोटिवेट करना, उनको जज्बा देना, उनको स्टेप्स बताना है कि आपने कैसे करना है सब। तो इस नाम का उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया फॉर मुस्लिम वुमेन, जहाँ टॉपिक क्या था इस प्रोग्राम का? टॉपिक वाज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। ताकि वो उन औरतों को सिखा सके कि आपने बिजनेस कैसे शुरू करना है। एज अ थॉट अबाउट माई बिजनेस आइडिया आई केम टू दिस सेशन विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। अब वो कह रही है कि जब मैं इस इवेंट में गई, जब हमने इवेंट किया और मैं इस इवेंट में गई, तो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद बिजनेस करना चाहती थी, तो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स टू ओपनिंग अ स्मॉल बिजनेस के? ये कोई स्मॉल बिजनेस खोलने के फर्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं? शुरू शुरू में क्या करना होता है आपको? हाउ विल यू नो व्हेन यू आर सक्सेसफुल? आपको ये चीज़ कब पता चलेगी कि आप कामयाब हो रहे हो? हाउ डू यू मैनेज फेलियर? और अगर आप फेल हो जाओ किसी वक्त, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें बना ली, बहुत पैसा खर्च कर लिया, लेकिन वो बिक नहीं रही, आप कोई खरीद नहीं रहा, तो वो फेलियर जो आपको फेस करे, तो आप उसको फिर कैसे मैनेज करते हो? द इवेंट स्पीकर्स ऑफर्ड सो मच एक्सपीरियंस, एडवाइस एंड विजडम। तो ये सारे क्वेश्चन उसके ध्यान में थे, और वो कही कि जो इवेंट के जो स्पीकर्स थे, जो जो लोग आए थे वहाँ पे ये चीज़ें बताने, तो उन्होंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंस और अपनी एडवाइस, वो भी सारी औरतें ही जो आई थी, उन्होंने बताया था, जो खुद बिजनेस वुमेन थी, और उन्होंने आके बताया कि भाई
इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, एडवाइस दी, और उन्होंने काफ़ी विज़डम यानी कि काफ़ी उन्होंने ज़हानत भी बच्चों को, लड़कियों को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा विज़डम भी प्रोवाइड की। ठीक है? अच्छा, अब नाउ एक एग्ज़ाम्पल आ रही है। अनीसा हाजी स्टार्टेड हर ओन बिज़नेस फाइटिंग द स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री। अच्छा, अनीसा हाजी एक नाम है, एक औरत का नाम है। अब इसने क्या किया कि इसने अपना बिज़नेस खोला फाइटिंग द स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री वेयर डार्क स्किन वुमेन आर ऑलवेज टोल्ड दैट दे आरंट ब्यूटीफुल अनलेस दे आर फेयर एंड लवली। अच्छा, अब ये बड़े मजे की बात है। ये क्या बात करी? ये कह रही है कि इसने एक ऐसा बिजनेस खोला जो किसके खिलाफ, या किसके साथ उसने फाइट किया? स्किन लाइटिंग इंडस्ट्री। क्या ली जो इंडस्ट्रीज अब हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा है कि स्किन वाइटनिंग क्रीम्स निकली थी, है ना, कि स्किन को गोरा बनाए, फेस को गोरा बनाए और गोरा बनाए। मतलब लोगों ने, दुनिया ने इस चीज को पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया, इस चीज को करना शुरू कर दिया कि जिसकी अगर स्किन वाइट है तो सिर्फ वही प्यारा है, और जिसकी अगर स्किन वाइट नहीं है, जिसकी स्किन थोड़ी सी डल है या डार्क कलर की, तो वो क्या है? वो बदसूरत है। ये इस दुनिया ने जो है वो पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। और ये जो इंडस्ट्रीज है जो कि स्किन वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह बनाती है, वो यही चीज शो कर रही होती है। लेकिन अनीसा हाजी ने जो है वो क्या किया, इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन करके और इस चीज के खिलाफ उसने काम करना शुरू किया। ठीक है? जैसे कि आप एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे अफ्रीकन औरतें होती हैं, अब पूरा का पूरा अफ्रीका में सिर्फ डार्क स्किन खवातीन होंगी। सही है? सिर्फ खवातीन नहीं, सारे के सारे लोग ही डार्क कलर के होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो कोई जो बहुत ज्यादा, अगर किसी का डार्क कलर भी होता है ना, तो उसमें मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत डार्क होते हैं लेकिन स्टिल वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने अल्लाह ने उनको खूबसूरत बनाया होता है। अल्लाह ने सबको ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको प्यारे लग रहे होते हैं। हालांकि वो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात अगर हम करते हैं, सॉरी, हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम, हजरत बिलाल कौन थे? हजरत बिलाल एक हबशी थे। हबशी का मतलब क्या होता है? अफ्रीकन। अफ्रीकन तो काले जमाने में नहीं कहते, लेकिन हबशी का मतलब जो ब्लैक लोग होते हैं, ब्लैक पीपल, जो काले, जिनकी स्किन काली होती है। ठीक है? जो अफ्रीकन, हमारे जमाने में अफ्रीकन उसको कहते हैं। तो वो हजरत बिलाल अल्लाह के बहुत ज्यादा पसंदीदा थे। अब वो अल्लाह के इतने ज्यादा पसंदीदा शख्सियत थे, तो वो उसको तो हम नहीं कह सकते ना कि नहीं इनका कलर डार्क है तो वो अच्छे नहीं थे। जाहिर सी बात है, वो जाहिर सी बात है, अल्लाह ने उनका कलर बनाया तो वो खूबसूरत तो वो भी है। तो ये बेसिकली उसके खिलाफ उन्होंने जो है वो, ये अनीसा हाजी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें जरूरी नहीं था कि सिर्फ हम अ, गोरी औरतों के लिए और गोरे गोरे बनाने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदें, बल्कि हम कैसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं कि जो कि मेलिनेटेड स्किन एंड इंस्पायरिंग ब्लैक एंड ब्राउन वुमेन होते हैं। मेलिनेटेड स्किन का मतलब, अच्छा, जिनकी स्किन थोड़ी डार्क होती है ना, उनकी स्किन के अंदर मेलेनिन एक क्या कहते हैं, केमिकल है जो कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कि मेलेनिन एक प्रोडक्ट है, एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में होता है, जिसके बॉडी में ज्यादा होता है उसकी कलर थोड़ा सा डार्क होता है, कॉम्प्लेक्शन। जिसकी बॉडी में बहुत कम होता है उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत वाइट होता है। ठीक है? तो उन्होंने मेलेनेटेड स्किन यानी डार्क स्किन वाली खवातीन के लिए भी उन्होंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स निकाले, जिसके अंदर उनकी स्किन अच्छी हो रही हो। ठीक है? स्किन अच्छी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गोरी स्किन हो, स्किन अच्छी का मतलब ये भी है कि स्मूथ हो, सॉफ्ट हो, उस पे कोई दाने ना हो, एक्नी ना हो, ऑयली ना हो। ठीक है? तो ये सारी भी स्किन केयर, जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो जिनका कलर डार्क है या ब्राउन है या ब्लैक वुमेन है, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए ना, तो वो इसके लिए उन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट्स में। ठीक है? तो यानी यहाँ से हमें एक बिजनेस आइडिया पता चला। फिर आते हैं हम एनी कैसल की स्टोरी पे। एनी कैसल की स्टोरी में क्या था कि उसने जो है एक साउथ एशियन हेरिटेज को देखते हुए, अच्छा, हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज का मतलब कि कोई आपकी जो कैसे बोलते हैं उसको, अ, जैसे एक रस्म हो या रिवाज हो, रिवाज बेसिकली होता है ये, जो कि ऐसी चीज जो कि जमानों से चलते हुए आ रही है। ठीक है? तो यह बहुत पुराने जमाने में अगर कोई चीज यूज कर की जाती हो, तो वो आपके साथ क्या होती है? हेरिटेज, यानी कि वो इस तरह से, एक तरह से इसको इस तरह भी बोलते हैं कि विरासत जो मिलती है ना, लाइक जैसे कि फर्ज करें, हम ये कहते हैं कि अगर कोई पंजाबी है, सही है, तो पंजाबियों की मेरे ख्याल में आई गेस लस्सी मशहूर होती है, क्या मशहूर होती है, आई डोंट नो।
तो वो उनकी जब पुराने बाप दादाओं का ज़माना था तब वो लोग लस्सी बना मतलब लस्सी उनकी बड़ी पहचान थी। तो अब वो लस्सी बेसिकली क्या हो गई कि वो लस्सी सिर्फ़ वहाँ तक ही रही, वो जैसे-जैसे न्यू जनरेशन आती जा रही है, वो लस्सी उनके साथ-साथ चलती जा रही है, लस्सी आगे भी आती जा रही है। मतलब कि वो एक तरह से उनकी विरासत है जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही है, सही? तो इसी तरीके से हेरिटेज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अब के ज़माने से ज़माने कोई चीज़ आगे बढ़ती रहे, चलती रहे, तो उसको लोग जो है वो यूज़ करते रहे, तो वो आपके पास एक हेरिटेज होती है, ठीक है? अब यहाँ पे एनी कैसल की स्टोरी में क्या था, एनी कैसल स्टोरी इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल ऑफ पैशन गाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की। हर बिज़नेस इज़ अबाउट एम्ब्रेसिंग हर साउथ एशियन हेरिटेज। उसका बिज़नेस है किस बारे में? उसके अपने साउथ एशियन यानी वो साउथ एशिया की रहने वाली थी, तो वहाँ का जो हेरिटेज यानी वहाँ की जो भी रिवायत है, वहाँ की जो भी विरासतें थी, उसको जो है वो एम्ब्रेस करना या उसको जो है वो लोगों तक पहुँचाना और उसको यूज़ करना, वो एनी का एक तरह से यू कैन से कि उसका ड्रीम था या वो उसका पैशन था, ठीक है? एंड इट्स हीलिंग ट्रेडिशंस इन ऑर्डर टू क्रिएट नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट और इसकी हीलिंग ट्रेडिशन का मतलब हील करना यानी कि सेहत देना या क्योर करना किसी डिजीज से, किसी भी चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना, वो हीलिंग होती है। तो हीलिंग ट्रेडिशन अब इसकी जो मैं सिंपल वर्ड्स में एक चीज़ समझा देती हूँ। हमने ये देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो जड़ी-बूटियों से दवाइयाँ बनाते थे, राइट? स्पेसिफिकली जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो अभी भी जो है ना वो क्या करते हैं, उनका हेरिटेज अभी तक ज़िंदा है कि वो बहुत ज़्यादा उनके प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो पुराने ज़माने वाली जो कि वो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि जड़ी-बूटियों से बनाई जाती हैं। जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनाई जाती है, तो वो चीज़ें अभी भी वो लोग यूज़ करते हैं, वो नुस्खे, वो टोटके वो लोग अभी भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ साउथ एशियन की हेरिटेज में से एनी ने जो उसके हेरिटेज के अंदर, उसके कल्चर में जो ये जिस तरह की भी ये टोटके वगैरह होते थे, उसने उसको अपना बिज़नेस बनाया और उसके उसके ज़रिए से उसने क्या किया, ऐसे वेलनेस प्रोडक्ट्स निकाले, हर्बल चीज़ें निकाली, जो कि बाकी दुनिया को भी फ़ायदा पहुँचा सके। ठीक है? इससे क्या फ़ायदा था कि कोई केमिकल्स नहीं यूज़ हो रहे, बहुत ज़्यादा महँगी नहीं होती और ईज़िली अवेलेबल होती है। तो इस तरह का बिज़नेस आइडिया किसका था? एनी कैसल का था। आई लव लर्निंग अबाउट अनीसा एंड एनीज़ बिज़नेसेस। अब ये ज़ैनब जो राइटर है वो क्या कह रही हैं कि मैंने अनीसा और एनी के बिज़नेसेस को पढ़ के मुझे बहुत पसंद आए वो आइडियाज़। टू सी देयर क्रिएटिविटी एंड देयर बिज़नेस आउटकम्स वाज़ सो इम्प्रेसिव। कि उन क्रिएटिविटी के किस तरीके से उन्होंने अपना बिज़नेस को शेप किया है और किस तरीके से उनका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव था। Sisters who attended the event were adding their experiences, giving advice and asking questions along the way. अब वो जो बहनें जो कि मतलब जो लड़कियां जो औरतें जो ख़वातीन ये अटेंड करेगी सेशन, तो वो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और सलाह दे रही थी। अगर कोई बहुत अच्छा है बिजनेस में तो वो सलाह दे रही थी, कुछ जो है वो जिनको कन्फ्यूजन थी तो वो क्वेश्चंस पूछ रही थी ताकि उनको चीज़ें क्लियर हो जाए। वो ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट उसमें वो क्या कह रही है कि वन ऑफ द थिंग्स दैट अनीसा सेड वाज़, एक चीज़ अनीसा ने बोली इस सेशन के अंदर वन है कि रिमेंबर व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टार्ट अ बिज़नेस, व्हाट इज़ द स्पार्क दैट पुशेस यू टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज़ योर एंड गोल। ठीक है? यानी कि हमें एक चीज़ ज़हन में रखनी है, ये सिर्फ बिज़नेस के बारे में नहीं, ये हर चीज़ के बारे में हम मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं, इवन इट्स स्टडी या हम कोई घर का काम कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो सबका जो है ना एक हमारे ज़हन में एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी हम स्टॉप हो रहे हैं या कहीं पे भी हमें जो है वो डीमोटिवेशन हो रही है या कहीं पे भी हमें फेलियर फेस कर रहे हैं, तो हमारा क्या ये एक्शन होता है, हम फ़ौरन उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा या ये मुझे नहीं करना या समझ में नहीं आ रहा या रिज़ल्ट नहीं आ रहा है या व्हाटएवर, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए, उसको डीमोटिवेट होने के बजाय हमें क्या सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू स्टार्ट दैट थिंग, कि हमें वो चीज़ जो मैं जब पहली दफ़ा वो काम कर रही थी, तो वो क्या मोटिवेशन मेरे ज़हन में थी या वो क्या चीज़ मेरे ज़हन में थी जिसने मुझे इस बिज़नेस की तरफ मोटिवेट किया कि मैं ये काम करूँ, ठीक है? और व्हाट इज़ द स्पार्क दैट पुशेस यू टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, और वो स्पार्क यानी वो जज़्बा क्या था उसका, जिसने मुझे इस काम के लिए पुश किया। तो अब मैं दोबारा उसी जज़्बे और उसी मोटिवेशन के साथ मुझे रहना है एंड तक। चाहे मैं जो है वो फेल हो रही हूँ, चाहे कोई भी रीज़न हो रहा है, मैंने किसी भी तरीके से अपनी मोटिवेशन नहीं छोड़नी, ठीक है? एंड व्हाट इज़ योर एंड गोल, और अपना एंड गोल जो है वो हमेशा
सामने अपने रखना है कि भाई ये मेरा एंड गोल है, तो जब तक मैं ये अचीव नहीं करती मैंने ये काम करना है, मैंने कहीं पे रुकना नहीं। ठीक है, तो ये अनीसा की एक डायलॉग था जो उसने ये बात की। These questions are important in keeping business owners aligned with their intentions. अब कह रही है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टाइप पर क्वेश्चंस हमने अभी पढ़े, दे आर इम्पोर्टेंट इन कीपिंग बिजनेस ओनर। वो किस लिए इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस ओनर्स को उनकी इंटेंशन के साथ अलाइन किया जा सके। इंटेंशन क्या होते हैं कि जो वो चाहते हैं, ठीक है, जो कुछ वो करना चाहते हैं। और अलाइन करना का मतलब कि वो बिजनेस ओनर अपनी जो चाहत यानी जो वो चीज़ चाहते हैं उसके साथ अलाइन रहें, उसके साथ साथ रहें। सही है? ऐसा ना हो कि वो चाहते हो कि जो है वो मुझे ये चीज़ बेचनी है या ये चीज़ ये पैसे कमाने हैं या जो भी इनका गोल है, लेकिन वो काम उसके साथ कर ही नहीं रहे। उनको काम भी उसी तरह करना है, उनको मोटिवेटेड भी रहना है। ठीक है? अच्छा, although we want to earn money and become financially successful, what often motivates an entrepreneur the most is a person's mission or passion. अच्छा, अभी नो आजकल की दुनिया में एवरी वन ऑफ अस, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, बट उसका एंड गोल पैसा ही होता है, राइट? ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली दुनिया में हर चीज़ पैसे से चलती है, एंड वट एवर यू डू, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू से, हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको एंड पॉइंट पे पैसे तक लेके आ जाती है, राइट? अब हमें पता है कि पैसे अर्न करना हमारा ज़्यादातर गोल होता है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना, कि हमें किसी चीज़ का मोहताज ना होना पड़े। ये हमारा एक मिशन होता है, गोल होता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी होती है जो एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती है या उनको जो है वो सबसे ज़्यादा जो जज़्बा दिलाती है, वो होता है एक पर्सनल मिशन और पैशन। यानी कि वो कोई कहता है ना कि मेरा अपना काम है, मैं ये काम करूँ, ये मेरा जैसे किसी का पैशन होता है पेंटिंग्स का, वो पेंटिंग्स बना-बना के बेचना उसको अच्छा लगता है। कोई होता है ज्वेलरी बनाता है, उसको ज्वेलरी बनाना अच्छा लगता है, किसी को वॉचेस का काम अच्छा लगता है, ठीक है? तो मतलब सबको सबका अपना पैशन अगर वो परस्यू करते हैं तो एक वो भी एक मोटिवेशन होती है टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है? अच्छा, अब के जैसे भी आवाज़ ड्रॉप हो या कुछ भी हो ना, तो मुझे फ़ौरन से व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, अम especially for Muslim women business owners, community awareness, changing narratives, or giving back may just as important as profit. And that is what I call the art of entrepreneurship. अच्छा, अब जो मेन हमारा मकसद इस पूरे चैप्टर का है वो इन 2 लाइन्स में बताया जा रहा है। वो क्या बताया जा रहा है कि ये जो अभी हमने बात की ना कि वैसे तो पैसा होता है सबका गोल, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए गोल उनका पैशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेशली फॉर मुस्लिम वुमेन बिजनेस ओनर्स, कम्युनिटी के वो एक कम्युनिटी में कम्युनिटी का हिस्सा बने, उनको अवेयरनेस हो, उनको चीज़ें पता हो, उनको दुनिया का पता हो। वो जो है चेंजिंग नैरेटिव्स यानी कि वो अपनी बात दुनिया तक पहुँचा सके, उनको लोग सुने। तो अगर किसी औरत को स्पेसिफिकली मुस्लिम वुमेन को अगर ये चीज़ें भी मिल रही हैं, अगर उसको रिकग्निशन भी मिल रही है, तो उसके लिए प्रॉफिट जैसा ही ये होता है। ये भले उसको पैसे उतने ना मिल रहे हो, लेकिन उसको वो इज़्ज़त और वो मुकाम मिल रहा है, तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है? और इसी को वो कह रही है कि दिस इज द आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी ये आर्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये एक खूबसूरती है एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेसेस की। आई हैड टू आस्क माई सेल्फ बियॉन्ड स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्हाट डू आई रियली वांट टू अकम्प्लिश। अब कहती है कि मैं जब कुछ स्टार्ट करने चाहती थी बिजनेस को, तो मैं जो है ना ये सोच रही थी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अकम्प्लिश करना है, मेरा गोल क्या है, व्हाट आर माई एंटरप्रेन्योरशिप गोल्स एंड ड्रीम्स। गोल्स क्या है मेरे, ड्रीम्स क्या है मेरे। आई रियलाइज दैट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन गेटिंग माई ओन फूड ट्रक सो आई कैन कुक येमेनी फूड इन मिनेसोटा एंड इंट्रोड्यूस माई येमेनी कल्चर टू माई फेलो मिनेसोटिक्स। अच्छा, अब क्या था, ये जो राइटर है जिसने ये स्टोरी लिखी है, वो क्या कह रही है कि मैं बहुत जब सोचा मैंने अपने गोल के बारे में और जो मैं करना चाहती हूँ, तो मेरे ज़हन में क्या चीज़ आई कि मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये कि मैं अपना एक फूड ट्रक बनाऊँ। जैसे होते हैं ना फूड ट्रक्स मिलते हैं जिसमें कोई टैकोस बेच रहा होता है, कोई जो है वो वॉफल्स बेच रहा होता है, कोई क्या। उस तरह का वो फूड ट्रक बनाना चाहती थी, सो आई कैन कुक येमेनी फूड, क्योंकि वो येमेन से थी। तो येमेनी फूड वो बनाना चाहती थी कि येमेन का फूड जो है ना वो, अभी वो कहाँ थी, मिनेसोटा में। तो मिनेसोटा एक जगह है, तो वो वहाँ पे थी, तो वो कहती थी कि मैं मिनेसोटा के जो लोग हैं उनको येमेनी फूड का मज़ा चखाऊँ। जैसे आप कराची में आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि पेशावरी आइसक्रीम है, या पेशावर का पुलाव होता है, या पेशावर की कोई चीज़ है, या आप टर्किश कबाब हाउस कह लो, सही है? मतलब कि दूसरी जगहों का कल्चर यहाँ पे आ रहा होता है ताकि हम दूसरी जगह का कल्चर भी टेस्ट कर सकें। तो इसी तरह जो ज़ैनब आबदी जो इस चैप्टर की राइटर है, उसका भी ये वाला गोल था
to introduce my Yemeni culture to my fellow Minnesotans. The thing that motivates me is my love for sharing a meal and connecting with people. जो चीज़ उसको मोटिवेट करती थी वो क्या थी? खाना पकाना उसको मोटिवेट नहीं करता। मोटिवेट उसको क्या करता है कि वो अपना लव मोहब्बत अपनी शेयर करे और मोहब्बत से वो अपनी जो मील शेयर करती है। यानी कुछ लोग होते हैं ना, वो उनको चीज़ें शेयर करने में अच्छा लगता है उनको। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मे बी आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह भी हो, कि कुछ लोग होते हैं जो अकेले बैठ के अपना खाना खाते हैं, किसी को शेयर नहीं कराते। लेकिन कुछ होते हैं जो ज़बरदस्ती सबके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि मिल-मिल के खाते हैं, ठीक है? तो यानी कि वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उनकी आदत होती है। एंड कनेक्टिंग विद पीपल, और लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, तो ये उसका जो है ना मेन मोटिवेशन भी। I love cooking for others and building community over a warm meal, and I want to do that through business. और वो ये काम कैसे करे? तो वो खुद पका के और वो दूसरों के साथ कम्युनिटी बिल्ड करके और एक वार्म मील शेयर करके एक जो है ना इंटरेक्शन, और इस तरह से अपना बिजनेस वो ग्रो करे। ठीक है, बिजनेस भी हो रहा है उसका, और इसकी जो मोटिवेशन जो वो चाहती है, जो वो कनेक्शन चाहती है, वो भी उसको मिल रहा है। ठीक है, माई नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इवेंट इज टू टॉक to owners of restaurants or food trucks so I can learn more about their journeys and steps that I need to take to start my business. यदि फिर इस इवेंट के बाद, ये जो इवेंट हो रहा था, इस इवेंट के बाद मेरे जहन में क्या आई दूसरी चीज कि अब मैंने फौरन क्या जाना है, मैंने नेक्स्ट स्टेप मेरा ये कि मैंने रेस्टोरेंट्स और फूड ट्रक्स जो चलाते हैं उनके पास जाना है और उनसे पूछना है कि भैया आप लोग ये जो काम करते हैं ये कैसे करते हैं और मुझे किस तरीके से शुरू कैसे करना चाहिए और मैं क्या-क्या फेलियर मुझे फेस करने पड़ेंगे, मैं कैसे सबके लिए रेडी रहूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो अच्छा एक बड़ी कॉमन सी बात है लेकिन अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो जो कोई और भी वो कर रहा है, कोई मतलब उस तरह का या वैसा काम या वही काम या मिलता-जुलता काम कोई और बंदा कर रहा है, तो यानी कि आप उससे एडवाइस ले सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो कि भई आपने ये काम शुरू किया था तो आपने कैसे किया? आपने क्या-क्या फेस की? लाइक एक्सपीरियंस मैटर्स। तो आप एक्सपीरियंस वाले बंदों से अगर कोई चीज़ बात करके उनसे चीज़ें पूछते हो, उनसे सीखते हो, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ें करने लगते हो, ठीक है? तो ये चीज़ हमें भी ज़हन में रखनी है, वरना लोग क्या करते हैं, वो ईगो में आते हैं कि नहीं मैं किसी और से क्यों पूछूँ, मैं अपना ज़्यादा अच्छा कर लूँगी। हाँ, बेशक आप करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एडवाइस और एक्सपीरियंस से बगैर नहीं आती। तो उसके लिए दूसरों से हेल्प लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम प्लानिंग टू फाइंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द ऑफिस दैट आई कैन कुक फ्रॉम और फ्रॉम माई होम एंड गेट फीडबैक बिफोर स्टार्टिंग डे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और बड़ा यू कैन से कि क्रूशियल स्टेप भी होता है कि अगर आप, जाहिर सी बात है, अब एक बंदा है, अब उसको पता ही नहीं कि उसका खाना लोगों को पसंद आएगा भी कि नहीं, और वो अचानक से इतने पैसे लगा के इतना बड़ा फूड ट्रक और इतना सारा सामान खरीद ले, वो बनाते रहे चीज़ें लेकिन कोई खरीदने वाला ही ना हो, तो ये तो सब स्टार्ट होते साथ ही फेलियर हो गया ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले वो, जैसे कहते हैं ना, लोग सैंपल्स बनाते हैं, सैंपल्स या स्मॉल स्टार्ट करते हैं, जैसे ट्रेंड्स में या किसी ग्रुप में, ऑफिस में, कहीं पे जो है वो पहले अपनी चीज़ जाके, प्रोडक्ट अपनी वहाँ जाके बेचते हैं, उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि भई आपको मेरी चीज़ पसंद आ भी रही है कि नहीं? तो आपको उससे अंदाज़ा होता है कि दूसरे लोगों को मेरी चीज़ पसंद आएगी कि नहीं? फिर आप जाके बड़ा स्टेप उठाने से पहले आप क्या करते हो, पहले ये डिसीजन लेते हो, उसके बाद फिर आप कोई बड़ा स्टेप उठाते हो, ठीक है? I encourage every Muslim women to think about how their passion and their talents align and how they can turn that into business. अब वो कहती है कि मैं हर मुस्लिम औरत को, ख़वातीन को जो है वो ये इनकरेज करती हूँ कि वो अपने जो भी उनका पैशन है उसको जो है वो अपने पैशन और टैलेंट को जो है वो एक साथ करके और अपना बिजनेस शुरू करें। जो भी वो चीज़ चाहती है, किसी भी चीज़ में वो चाहती है, वो शुरू करें। We have been taught that a business market is a competitive place that we should stay away from. अब हम लोगों ने हमेशा क्या सुना होता है कि बिजनेस जो है ना वो एक कॉम्पिटिटिव प्लेस है। कॉम्पिटिटिव प्लेस का मतलब कंपटीशन होता है हर वक्त वहाँ पे। बिल्कुल हमें नजर भी आती है चीज। मोबाइल मार्केट है तो एक ही जगह पे करोड़ों मोबाइल मार्केट है। अब हर मोबाइल मार्केट एक दूसरे से डिफरेंट होती है। किसी के रेट्स ऊपर नीचे हैं, किसी की क्वालिटी ऊपर नीचे है, किसी की क्या चीज, किसी के पास ज्यादा सामान है, किसी के पास वैरायटी ज्यादा है, किसी के पास वैरायटी ज्यादा नहीं है। तो यानी सब आपस में कंपटीशन में लगे हुए। तो हमें कहा जाता है कि ये बिजनेस तो कंपटीशन वाली सारी चीजें औरतों का काम नहीं है, औरतें इस चीज से पीछे रहें। बट देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटीज दैट शो अस पॉसिबिलिटीज ऑफ ओवरकमिंग बिजनेस चैलेंजेस। लेकिन हमारी ही कम्युनिटीज में ऐसी एग्जाम्पल्स हमें नजर आती हैं जो हमें पता करते हैं कि भाई
इन चैलेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक चैलेंजेस को ओवरकम करने की भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, we see women entrepreneurs develop a sustainable income from another source where they can help their family and their community. We see women entrepreneur develop a sustainable income from another. हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कुछ women entrepreneurs हैं या ख़वातीन जो बिजनेस करती हैं, वो काफ़ी जो है ना अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर रही है, और जो है वो अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकती है, अपनी कम्युनिटी की भी हेल्प करती है। ठीक है। वी नीड टू फॉलो द लीड ऑफ दीज women एंड स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। तो हमें चाहिए कि हम इन्हीं ख़वातीन के नक्शे कदम पर हम भी चल के और क्या करें, अपने बिजनेसेस भी स्टार्ट करें। इवन इफ योर बिजनेस स्टार्ट स्मॉल और एक्सपीरियंस फेलियर, you are still uplifting yourself and your family financially, and you are becoming the next example of an entrepreneur for the next generation. ठीक है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भले आपका बिजनेस बहुत छोटा है या भले आपको बहुत फेलियर एक्सपीरियंस करे, बट स्टिल अगर आप अपने आप को दोबारा उठाते हैं और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप क्या बन सकते हैं, एग्जाम्पल। जैसे अभी हमारे लिए एग्जाम्पल अनीसा और एनी बने ना, इसी तरीके से हम अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, तो कल आने वाले जो बच्चे होंगे, जो भी छोटे हैं, जो फिर जो हमारी एज से जब वो बच्चे आ जाएंगे, तो फिर उनके लिए हम एग्जाम्पल बनेंगे कि हमारे नाम आएंगे उसके अंदर कि भाई मनाहिल या दुआ या कोई भी और जो है अब्दुल्ला है, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और ये जो है अब माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर्स है। तो इनकी इनकी एग्जाम्पल्स लेके फिर बाकी लोग जो है ना वो आगे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सके। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। दिस इज ज़ैनब आबदी, ये पिक्चर बनी हुई है इनकी। ये आपके पास राइटर है जिन्होंने चैप्टर लिखा है। राइटर के बारे में क्या बातें लिखी हुई है, एज लीडरशिप डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर, ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर है। ठीक है। ज़ैनब आबदी सपोर्ट्स रिवाइविंग सिस्टरहुड लीडरशिप प्रोग्रामिंग एंड help develop economic empowerment series to increase financial literacy and build wealth among Muslim women. यही वही वाली बात जो अभी उन्होंने जो इवेंट कराया रिवाइविंग सिस्टरहुड वाला, उसको जो है ये हेल्प करती है और उसको जो है ना वो सपोर्ट करती है। और इस तरह की सीरीज, ये इस तरह की इवेंट्स लेके आती हैं कि वो क्या करें कि मुस्लिम वुमेन के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, लिटरेसी कहते हैं नॉलेज को, ठीक है, नॉलेज या समझ, और फाइनेंशियल यानी पैसों की, तो यानी पैसों की नॉलेज या पैसा कमाने की ज़रूरत और नॉलेज को मुस्लिम वुमेन के अंदर आम करने की या उनको समझाने की कोशिश करती है। शी इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और वो लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी एडवोकेट है। एडवोकेट इन द सेंस के जरिया यू कैन से, या यू कैन से कोई सिंपल, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में देखें ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो वकील नहीं होते, जैसे ये एडवोकेट बेसिकली वकीलों के लिए यूज होता है। अब यहाँ स्पेसिफिकली वकील तो नहीं, लेकिन एक तरह से वो बंदा जो उसके लिए बोले, किसी ऐसी चीज के लिए बोले, तो वो वकील एक तरह से होता है, एडवोकेट होता है वो। तो किस चीज के लिए थी वो, फॉर गर्ल्स एजुकेशन, और लड़कियों की एजुकेशन के लिए। एंड स्पोक एट द यूनाइटेड नेशंस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स इन कंट्रीज वेयर दे आर डिसएडवांटेज। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी उसने काफ़ी दफ़ा लड़कियों की, बच्चियों की एजुकेशन के बारे में बात की है, उन कंट्रीज़ में जहाँ इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है।